नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, भारत माता की जय, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। सभी धार्मिक लोगों का स्वागत है। आप चाहें तो इस क्लिप को लाइक या डिसलाइक करें, साथ ही शेयर और सब्सक्राइब करें। जी हाँ, मैं आपकी जागरूकता के लिए कुछ प्रश्न उठाने जा रहा हूँ। जिन प्रश्नों को लेकर आप कभी सोचते नहीं होंगे या उतना ज़्यादा सोचते होंगे कि चलो कोई बात नहीं, बाद में भी सोचा जा सकता है। बहुत ही गंभीर सवाल है। सवाल ये है कि आखिर दिल्ली में जो दंगा हुआ, तो दंगे की बात सामने आई। इसलिए कुछ महीने पहले जो दिल्ली में हुआ था, जिसमें भारी भरकम मात्रा में हिंदू पंथ के लोगों की जान चली गई। तो एक धार्मिक पंथ पर अटैक हुआ। बहुत जगह खबरें आई कि ये जो अटैक है उसे दंगा ना कहा जाए, क्योंकि इसे ख़ास तौर पर एक विशेष धार्मिक पंथ पर अटैक किया गया। जैसे कुछ धार्मिक पंथ हैं हमारे बीच, सिख पंथ, जैन पंथ, बौद्ध पंथ, हिंदू पंथ। तो हिंदू पद्धति वाले लोगों को ख़ास तौर पर टारगेट किया गया और उन्हें बेरहमी से उनकी जान ले ली गई। तो उसे बहुत लोगों ने एक नाम दिया कि हाँ, ये दंगा नहीं है। दंगा होता है तब जब दोनों आमने सामने से अटैक कर देते हैं या दोनों अटैक कर रहे हैं और दूसरे की जान ले रहे हैं। यहाँ एक ही पक्ष दूसरे पक्ष को मार रहा है। तो ये जो एक बहुत बड़ा एंटी हिंदू राइट्स जो दिल्ली में हुआ, उसे आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक एंटी धर्म राइट्स था। धर्म के ऊपर एक आघात के तौर पर, जो कि उसका प्रतिनिधित्व करते हैं हिंदू, सिख, जैन, उनके ऊपर एक अटैक था। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में धार्मिक पंथ के तौर पर हिंदू पाए जाते हैं, तो हिंदू निश्चित तौर पर इस क्लैश का शिकार आसानी से हो जाते हैं। तो जो दिल्ली में हुआ, उस घटना की जांच दिल्ली पुलिस ने शुरू की थी। जहाँ पर ये घटना घटित हुई, उससे हट करके ये शाहीन बाग भी जाता है। ये घटना वहाँ से हट करके जामिया मिलिया भी जाता है। ये घटना वहाँ से हट करके JNU तक भी पहुँचता है। ये घटना वहाँ से हट करके कुछ जमाती संगठन तक जाता है, देवबंद तक जा रहा है। इस पर भी लोग जानकारी पा रहे हैं, कुछ जो दिल्ली में जो रिकॉर्ड जुटाया जा रहा है। तो बहुत सारे कुछ प्रूफ मिले हैं और उसके आधार पर ताहिर हुसैन नामक व्यक्ति, जो कि आम आदमी पार्टी का काउंसलर रहा है। पार्टी का काउंसलर होना एक निश्चित तौर पर पार्टी पर एक बहुत बड़ा दबदबा होता है, उसका बहुत बड़ी पदवी की तरह है वो। तो वो पार्टी के काउंसलर रहे, वार्ड पार्षद रहे, ऊंची बिल्डिंगें बनाई और उस ऊंची बिल्डिंग से चारों तरफ तेजाब छिड़का, पत्थर छिड़के, गोलियां छिड़की, बुलेट छिड़के, सब कुछ हुआ। और लोगों को जो आर्थिक तौर पर हुआ वो तो हुआ ही, बाकी जो भी भौतिक क्षति होती है कि लोगों की जान ही चली गई, बेरहमी से उनको मारा गया, जिसमें अंकित शर्मा भी थे। अंकित शर्मा तो सरकारी अधिकारी थे, फिर भी कुछ खासी तरीके से, क्योंकि वो IB में थे, तो उनको पकड़ करके उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन अब जो दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, उस चार्जशीट में 1000 से ज़्यादा पन्ने की वो चार्जशीट है। उसमें कई तथ्यों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। उसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि वहाँ पर ताहिर हुसैन जो हैं, सो दंगे से एक दिन पहले 1,30,00,000 रुपये या कुछ जो भी इधर, लेकिन वो अमाउंट उन्होंने निकाला। आखिर क्यों निकाला था वो पैसा और कहाँ पे खर्च किया? उससे पहले वो उमर खालिद से किस संपर्क में थे, क्यों संपर्क में थे और क्या जानकारियाँ एक दूसरे से साझा हो रही थी, और वो
ये प्लानिंग कितने महीने पुरानी थी, या फिर ये 2 साल से पुरानी थी, या फिर ये 6 महीने पहले पुरानी थी, या कितने पहले से ये प्लानिंग हो चुकी थी। इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग या मस्जिद पर से पत्थर बरसाने के लिए बड़े अच्छे गुलेर बनाए गए और चारों तरफ ताबड़तोड़ बरसात हो गया, और जिसमें हिंदू उस बरसात पे भीग गए पूरी तरह से। तो इसमें एक और बात आती है, क्या ताहिर हुसैन इस दंगे से पहले, कुछ ही दिन पहले या 1 दिन पहले या 4 दिन पहले या कुछ भी, उसने जो हथियार का लाइसेंस लिया, तो कुछ ही दिन पहले उसने लाइसेंस लिया था, क्या इसका भी उससे खास कनेक्शन हो सकता है? एक कनेक्शन ये भी हो सकता है कि पुलिस ने अपने चार्जशीट में पूछा है उसके पास 200 गोलियों में से 75 गोलियों का कोई हिसाब नहीं है कहाँ उसने खर्च किए, और दंगे से जस्ट पहले हथियार लाइसेंस इशू कराना, दंगे से जस्ट पहले उमर खालिद से मिलना। तो दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दायर किया है उससे हथियार का एक सवाल तो है ही, बुलेट 75 बुलेट कहाँ खर्च किए उसने, इस पर भी वो कोई जानकारी नहीं दे पाए। और जिस तरह से उस घटना में बहुत सारी लड़कियों का या औरतों का कहें, जो दलित हिंदू थी या सवर्ण हिंदू थे या जो भी कहें आप, तो उस तरह के जो हिंदू थे, तो दलित हिंदू के बारे में कुछ खबरें आई, उनका बलात्कार करके जिहादियों ने उनके हाथ पांव काट के फिर बाद में उसको नाले में फेंक दिया। तो जिन दलित हिंदुओं का हत्या हुई उस घिनौने अंदाज में, जो घिनौना अंदाज ईरान में, इराक में या फिर कुछ पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में भी, या कुछ जिहादी जो कश्मीर में कर रहे थे उस तरह से कर रहे थे, तो क्या ये सारी घटना उसी जिहाद का हिस्सा है? क्या ये अर्बन जिहादी अचानक से रूरल जिहादी बनकर के खुलकर सामने आए और जो धार्मिक पंथ थे वो समझ नहीं सके या उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया और भूतप्रस्ती का शिकार हो गए? एक सवाल और भी गंभीरपूर्वक आप सोच सकते हैं कि अगर ताहिर हुसैन जिहाद का हिस्सा रहा हो, अगर ताहिर हुसैन जिहाद का हिस्सा रहा है ISIS, लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों का, तो आप अपने आप को दिल्ली में सुरक्षित महसूस करते हैं, जहाँ पर ISIS, लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे वैसी खूंखार जिहादी संगठन मौजूद हो और उसके द्वारा किसी के नाम से उसी तरह की घटना को अंजाम दे दिया जाए, तो क्या इसे बहुत सरल रूप में लिया जाना चाहिए कि नहीं, कोई बात नहीं, हो गया, फिर थोड़ी होगा, फिर हम तो बच ही जाएंगे और किसी के साथ कुछ हो तो हो? ऐसी घटना के बारे में सोचता है क्या? दूसरा कि पैसा जो उन्होंने निकाला, ताहिर साहब बड़े दानिश्वर लोग हैं, दानिश्वर विचारधारा है उनकी, तो वो जो पैसा निकाला कहाँ खर्च किया उसका भी हिसाब नहीं है, बुलेट कहाँ खर्च किया उसका भी हिसाब नहीं है, लाइसेंस जस्ट बिफोर द राइट इशू किया उसका भी हिसाब नहीं है। फिर क्या आप ये समझ सकते हैं कि PFI क्या आम आदमी पार्टी के बहुत क्लोज रहा है क्या, या फिर उससे इनडायरेक्टली संरक्षण मिल रहा था क्या? PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसके ज़्यादातर ऑफिस शाहीन बाग में ही हैं, जहां पर कंटिन्यूसली हाईवे को जाम कर के महीनों तक रखा गया, बिरयानी खाई गई, तरह तरह के कार्यक्रम हुए और देश को तोड़ने के तरह तरह के नारे भी लगाए गए, और उन्हें बिरयानी खिलाने वाले जो लोग थे बाद में उनकी दिल्ली दंगे में दुकान जल गई, खुद जल गए, जो भी हुआ। खैर वो बिरयानी तो वापस आ नहीं सकता और ख़ुद भी जो अलविदा हो गए दंगे में वो तो हो ही गए। तो एंटी हिंदू राइट्स जो दिल्ली में हुआ उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, जिससे एक और सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, चार्जशीट होगी, फिर एक और चार्जशीट होगी, फिर एक और चार्जशीट होगी, और भी
कोर्ट के सामने रखा जाएगा। तो तथ्य दिल्ली पुलिस ने जुटाए हैं। फिर भी एक तथ्य आपके सामने में ये है कि क्या हिंदू जो एंटी हिंदू राइट्स का शिकार हुआ वो फिर से इसी तरह से दलित हिंदू, सवर्ण हिंदू, शूद्र हिंदू, क्षत्रिय हिंदू, वैश्य हिंदू, ब्राह्मण हिंदू करके शिकार हो जाएगा, या फिर इसका कोई दूसरा अल्टरनेट कुछ फॉर्मेट हिंदू के पास है कि वो अपने आप को बचा सकते हैं, और बचाने के लिए उनके पास क्या फॉर्मेट है, ये अभी तक कहीं कुछ भी समझ में आम हिंदू को तो आता ही नहीं। तो क्या आप ये मानते हैं कि हिंदू को बांटकर शिकार की तरह उपयोग किया जाएगा आगे भी? क्या हिंदुओं का शिकार किया जाएगा बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से पहले भी बांट करके जोगेंद्रनाथ मंडल के नाम पर कुछ लोगों को उधर रख लिया गया और बाद में उन हिंदुओं को भेड़ियों के हवाले कर दिया गया, और यहाँ के हिंदू भूल गए कि बाकी हिंदू जो वहाँ रह गए ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में, उनका क्या हुआ, और जोगेंद्रनाथ मंडल जी को भाग करके भारत आना पड़ा और अंधेरे ज़िंदगी में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो दिल्ली दंगे का ये पहलू आपको जरूर जानना चाहिए कि आखिर क्या फिर हिंदू को बांटकर शिकार की तरह उपयोग किया जाएगा? बहुत गंभीर सवाल है। सुरक्षित रहिए, संभल कर रहिए, और ख्याल रखिए कि धर्म और मजहब दो अलग अलग चीज़ें हैं, और पंथ कई होते हैं, जैसे हिंदू पंथ है, सिख पंथ है, और सभी पंथ धर्म की दिशा में जाते हैं, सभी सिद्धांतिक हैं, सिद्धांत का पालन करते हैं। तो उन पर गर्व महसूस करें, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे गुरु अर्जुन देव हो, चाहे हमारे भगवान के तौर पर श्री कृष्ण हो, श्री राम हो, श्री परशुराम हो, सभी का सम्मान करें और पंथ निरपेक्ष रहें। और दिल्ली दंगे के रिपोर्ट पर आगे भी नज़र बनाए रखें, और उससे उठने वाले कुछ सवाल जो होंगे वो सवाल मैं आपको ज़रूर आगे भी देने का प्रयास करूँगा। धर्म की जयकार करो, अधर्म का नाश करो, गौ हत्या बंद करो, विश्व का कल्याण करो, धर्म गुरु का सम्मान करो, सिद्धांत का पालन करो। जय हिंद, जय सिंध, जय हिंद।